हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम 12th क्लास का विलियन चैप्टर पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था, अब हम पढ़ेंगे आपका विलियन। ठीक है, देखिए तो जो विलियन चैप्टर है, देखो नाम में आ रहा है सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना आपको कि भाई गैस के बारे में तो अपन पढ़ते हैं 11th में, और ठोस और द्रव के बारे में पढ़ते हैं अपन 12th में। ठीक है ना, तो हम ठोस तो पढ़ चुके थे, ठोस अवस्था, और अब अपन पढ़ते हैं विलियन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ जानकारी है, हालांकि एग्जाम में इसके बारे में कुछ आता नहीं है। देख लेते हैं अपन। ठीक है, किसे कहते हैं विलियन? विलियन किसे कहते हैं? विलय और विलायक के समांगी मिश्रण। ठीक है, विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है वो कहलाता है आपका विलियन। ठीक है भाई, समांगी का मतलब है आपको एक ही दिखाएगा, एक ही दिखेगा, अवस्था आपको केवल एक ही दिखी। जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलने के बाद आपको चीनी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये है कि भाई जो चीनी का जल में समांगी मिश्रण बन गया, उसे अपन क्या बोलेंगे? विलियन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा विलय और विलायक है। ठीक है भाई, तो वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है ना, वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलय। ठीक है भाई, जो घटक कम मात्रा में होगा वो विलय कहलाएगा। ठीक है, वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है वो घटक क्या कहलाएगा? विलायक। आपको पता है विलियन में दो ही अवयव होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है भाई, तो जो अवयव या जो घटक, जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा वो विलय कहलाएगा, और वो घटक या वो अवयव या वो कंपोनेंट जो किसी विलियन में ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? आपका विलायक कहलाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन का मैंने आपको एक विलियन दे दिया। ठीक है, बेंजीन टोलुइन आपस में घुल जाते हैं क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? अध्रुवीय विलायक। समान को घुलता है, ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय में घुलता है। ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन का एक मिश्रण है। इसमें मैंने बेंजीन आपको दे दिया 20 ग्राम और ये मैंने आपको दे दिया 80 ग्राम। आगे बात समझ में? तोल के मैंने 20 ग्राम बेंजीन दिया और 80 ग्राम विलायक दिया, तो आप बिल्कुल साफ समझ सकते हो कि इसमें विलय कौन होगा? विलय वो होगा जो कम मात्रा में है, यानी बेंजीन है 20 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा टोलुइन जो अधिक मात्रा में है 80 ग्राम, ये क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। बात सही है ना? ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैंने आपको 80 ग्राम तो ये दे दिया और 20 ग्राम मैंने आपको टोलुइन दे दिया, तो अब की बार विलय कौन बन जाएगा? टोलुइन बन जाएगा, और विलायक कौन बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। आगे ना बात समझ में? तो जो घटक कम मात्रा में है वो विलय कहलाएगा, और जो घटक अधिक मात्रा में है वो आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है तनु विलियन, तनु डाइल्यूट। आपको पता है तनु का मतलब क्या होता है? खूब सारा पानी मिला देना। बात सही है ना? अरे भाई, जो भैंस दूध देती है वो बहुत सांद्र होता है, और जब वो दूध हमारे घर तक पहुंचता है तो वो काफी तनु हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या मिला दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो तनु का मतलब क्या हो गया? पानी ज्यादा। पानी का मतलब विलायक ज्यादा। बात सही है, और उसमें जो चीज घोली गई है वो मात्रा कम। तो तनु विलियन कौन होता है? ऐसा विलियन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो। आगे बात समझ में? विलायक बहुत ज्यादा है और उसमें विलय की मात्रा बहुत कम है, तो वो क्या कहलाता है? आपका तनु विलियन। इसका उल्टा, अगर विलय की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सांद्र विलियन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? 100 ग्राम पानी है। हमारे पास क्या है? 100 ग्राम पानी है। ठीक है भाई, 100 ग्राम अपन एक ग्लास में रखा पानी, 100 ग्राम हमने दूसरे ग्लास में पानी रखा। ठीक है, पहले वाले 100 ग्राम के अंदर में हम केवल 1 ग्राम नमक घोलते हैं। कितना ग्राम घोलते हैं? 1 ग्राम। और दूसरे वाले 100 ग्राम के अंदर में हम घोलते हैं 20 ग्राम। आगे बात समझ में? तो इन दोनों के अंदर में सांद्र विलियन कौन सा होगा? तनु विलियन कौन सा होगा? तनु वो होगा जिसमें 1 ग्राम नमक घोला गया है, और सांद्र कौन सा होगा? जिसमें 20 ग्राम नमक घोला गया है। आगे बात समझ में? तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत कम है तो वो कहलाएगा विलय, और अगर आपका विलय की मात्रा ज्यादा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? सांद्र विलियन बोलेंगे।
बात सही है कि नहीं है? चलिए, फिर आती है विलेयता। विलेयता होती है सॉल्युबिलिटी। विलेयता का मतलब ये समझ में आ रहा है जो विलय हो जाए। देखिए इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मैंने 100 ग्राम विलायक लिए, अपन बाय डिफॉल्ट डिफाइन करने के लिए, बाय डिफॉल्ट कोई भी डेफिनेशन देने के लिए अपन विलायक की मात्रा निश्चित कर लेते हैं, और वो मैंने कितनी कर ली? 100 ग्राम। आप चाहो तो 1 किलोग्राम भी कर सकते हो, वो भी निश्चित मात्रा हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो हमने क्या किया? 100 ग्राम ले लिया, है ना, और ताप क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। आगे बात समझ में? तो 100 ग्राम विलायक में विलय जितना अधिक से अधिक घुल सकता है वो कहलाती है उसकी विलेयता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे 100 ग्राम पानी के अंदर में 5 ग्राम नमक घुल सकता है। कितना घुल सकता है? 5 ग्राम। लेकिन ये कितने हैं? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे रूम टेम्परेचर है हमारे कमरे का, यानी कक्ष ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है भाई। अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो 100 ग्राम पानी है उसमें कितना ग्राम नमक घुल सकता है? मैक्सिमम कितना घुल सकता है? 5 ग्राम। आगे बात समझ में? तो नमक की विलेयता क्या हो गई? 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम। यानी कि अगर 100 ग्राम पानी लेंगे तो उसमें नमक कितना घुल सकता है? 5 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ताप यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है, स्थिर है। अगर हम क्या करें, उस 25 डिग्री सेल्सियस की जगह उस पानी का ताप 30 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या होगा? हो सकता है 1 चम्मच नमक की और घुल जाए, यानी हो सकता है कि 5 की जगह 6 ग्राम घुल जाए या 7 ग्राम घुल जाए। आगे बात समझ में? ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए विलेयता को डिफाइन करने के लिए हमें ताप क्या करना है? निश्चित करना है। आगे बात समझ में? तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा उस विलय की कहलाती है विलेयता। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल है। ताप क्या है? निश्चित। पानी क्या है? 100 ग्राम। और जो हम घोल रहे हैं वो अधिकतम मात्रा तक घुला हुआ होना चाहिए, उसे अपन बोलेंगे विलेयता। जैसे मैंने कहा कि 5 ग्राम मैक्सिमम घुल सकता है, अगर आपने केवल 4 ग्राम ही घोल रखा है तो वो उसकी विलेयता नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में? हालांकि वो घुल तो रहा है, विलय तो हो रहा है, लेकिन वो अधिकतम मात्रा तक नहीं घुलाएगा तो उसको अपन विलेयता नहीं कहेंगे। विलेयता तब कहेंगे जब वो नमक जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक घुला हो, यानी 5 ग्राम तक घुला हो। ठीक बात है ना? चलिए अगली डेफिनेशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त निश्चित ताप पर। वापस से देखो, सब में डेफिनेशन में क्या है? निश्चित ताप, क्योंकि अगर ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। निश्चित ताप पर वही हमारा विलायक कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में कोई विलय अपनी अधिकतम मात्रा तक घुला हो, यानी विलेयता और संतृप्त विलयन एक ही चीज होगी लगभग। आगे बात समझ में? संतृप्त विलयन का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ मैक्सिमम जितना घुल सकता है एक निश्चित मात्रा में, वो कहलाता है उसका संतृप्त विलयन। आगे बात समझ? जैसे मैंने आपको कहा कि 5 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में अपनी मैक्सिमम लिमिट तक घुल सकता है, आपने घोल दिया तो वो कौन सा विलयन हो गया? आपका संतृप्त विलयन हो गया। कौन सा विलयन हो गया? वो आपका संतृप्त विलयन हो गया। आगे ना बात समझ में? अब अगर मान लीजिए कि आपने 4 चम्मच नमक की घोली, मतलब 4 ग्राम नमक आपने घोला है, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी अधिकतम मात्रा तक तो नहीं घुला हुआ ना वो, इसका मतलब ये है कि वो विलयन कैसा है? असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त। यानी अगर मैक्सिमम लिमिट तक घुला है तो संतृप्त, मैक्सिमम लिमिट से अगर कम मात्रा में घुला है तो असंतृप्त, मैक्सिमम लिमिट से अगर अधिक मात्रा में घुला है तो अति संतृप्त। 5 ग्राम नमक घुला हुआ है आपने तो संतृप्त है। अगर आपने 4.5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम घोल रखा है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। और अगर आपने 5 की जगह 6 ग्राम नमक डाल दिया है तो वो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सर घोल तो केवल 5 ग्राम ही रहा है, तो बाकी आपने 1 ग्राम नमक और घोल दिया तो उसका क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए अति संतृप्त विलयन जो होते हैं स्थायी नहीं होते, वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि जो आपने अधिक मात्रा में घोल दिया है वो सब कहाँ आके नीचे बैठ जाएगा भाई। उसे अपन क्या बोल देते हैं? अवक्षेप प्राप्त करना बोल देते हैं। आगे ना बात समझ में? तो संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में कोई विलय अपनी अधिकतम मात्रा तक घुला हो, संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में कोई विलय अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में घुला हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। एक होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होगा?
निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में कोई विलय अपनी अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में घुला हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन। ठीक है भाई। अब देखो दो शब्द आते हैं, एक आता है आयनिक गुणनफल और एक आता है विलेयता गुणनफल। ठीक है। आयनिक गुणनफल, आयनिक को इंग्लिश में आयनिक ही बोलते हैं, गुणनफल को प्रोडक्ट बोलते हैं, आईपी हो गया, और विलेयता गुणनफल को अपन केएसपी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई। ये 11th में इसका जिक्र हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने चैप्टर पढ़ा था साम्य। साम्य दो पार्ट में डिवाइड था, रासायनिक साम्य में और आयनिक साम्य में। तो हमने ये विलेयता गुणनफल और जो ये आयनिक गुणनफल है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? आपने उस साम्य वाले चैप्टर के अंदर में पढ़ा था। बात ठीक है ना? तो आयनिक गुणनफल अगर इसका मान विलेयता गुणनफल से कम होता है तो इसका मतलब है विलयन कैसा होता है? असंतृप्त। इसका मतलब ये है कि आप उस विलयन में और पदार्थ घोल सकते हो। अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल के बराबर हो जाता है, इसका मतलब विलयन क्या बन जाता है? संतृप्त विलयन। यानी अब आप इसमें और कोई पदार्थ नहीं घोल सकते हो। और अगर आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है तो विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। यानी कि भैया अब आपको क्या प्राप्त हो जाता है? अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। आगे बात समझ में? अति संतृप्त विलयन के अंदर में आपको क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अस्थायी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी विलयन कहते हैं। ठीक बात है भाई। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। विलय क्या है? विलायक क्या है? विलयन क्या है? तनु विलयन क्या है? सांद्र विलयन क्या है? विलेयता क्या होती है? संतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन क्या होता है? आयनिक गुणनफल क्या होता है? विलेयता गुणनफल क्या होता है? अगर आयनिक गुणनफल की मात्रा विलेयता गुणनफल से कम, ज्यादा है, बराबर है तो क्या क्या प्राप्त होता है? ठीक बात है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। अब अपन इसके बाद में विलयन के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विलयन के प्रकार। ठीक है। तो अवयवों यानी घटकों के मात्रा के आधार पर, ठीक है ना, अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन कई प्रकार का हो सकता है। अगर केवल दो ही अवयव हो, केवल विलय और एक विलायक हो, तो उसे अपन बोलते हैं द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? उसे अपन द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है भाई। आइए देखिए, अगर केवल दो ही घटक हैं, अगर सिर्फ दो ही घटक होते हैं तो इसे अपन बोलते हैं द्विअंगी विलयन। इसे अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन घटक हो तो त्रिअंगी। क्या बोलेंगे इसको? त्रिअंगी विलयन। इसे अपन बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर चार घटक हैं तो उसे अपन बोलेंगे चतुरंगी। क्या बोलेंगे इसे अपन? चतुरंगी। ठीक है। चतुरंगी विलयन बोलेंगे इसे अपन बोलेंगे क्वाटरनरी। ठीक है ना? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है भाई। और अगर बहुत सारे अवयव हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बहुअंगी विलयन। वैसे अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बात ठीक है ना? एकदम सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद विलय, ठीक है ना, विलय के आधार पर, ठीक है भाई, विलय कौन है? ठीक है, नहीं विलय नहीं, विलायक। विलायक के आधार पर, ठीक है ना, विलायक के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। ठीक है भाई। विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। एक कौन सा होता है? ठोस विलयन। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? द्रव विलयन। और तीसरा कौन सा होता है? गैसीय विलयन। तीन प्रकार के होंगे। किसके आधार पर? विलायक के आधार पर। ठीक है भाई। आइए, जैसे मैं आपको बोलता हूं विलयन का प्रकार, इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, विलयन का प्रकार। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट मैं बोलता हूं ठोस विलयन। क्या बोलता हूं आपको? ठोस विलयन बोलता हूं। ठीक है। नंबर दो मैं आपको बोलता हूं द्रव विलयन। ठीक है। और नंबर तीन मैं आपको बोलता हूं गैसीय विलयन। ठीक है भाई। ओके। तो अगर विलयन है ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, तो इसमें विलायक कौन है? विलायक कौन होगा? ठोस। यहां पे विलायक कौन होगा? द्रव। यहां पे विलायक कौन होगा? गैस। यानी ऐसा विलयन
जिसमें विलायक ठोस होता है ठोस विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है वह द्रव विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस हो गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है भाई। अब यहां पर मैं बात करूंगा विलय की। ठीक है भाई। अब विलय क्या है, देखो ठोस भी हो सकता है विलय, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी ठोस को ठोस में घोलना है, द्रव को ठोस में घोलना है, गैस को ठोस में घोलना है। ऐसे ही द्रव विलयन, एक बार अपन ठोस को द्रव में घोलेंगे, एक बार अपन द्रव को द्रव में घोलेंगे, एक बार अपन गैस को गैस में घोलेंगे, गैस को द्रव में घोलेंगे। गैस विलयन, एक बार अपन ठोस को गैस में घोलेंगे, एक बार अपन द्रव को गैस में घोलेंगे और एक बार अपन गैस को गैस में घोलेंगे। आगे बात समझ में ऐसा। तो बाद में ये कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के हो गए। आगे ना बात समझ में। शुरुआत के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो ये 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन, अगर विलायक द्रव है तो द्रव विलयन, अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन। ठीक है भाई। अब विलय ठोस को ठोस में घोलेंगे। विलय ठोस है तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। किसकी बात करेंगे, एग्जांपल्स की। ठीक है भाई। ठोस, ऐसा कोई एग्जांपल याद करिए जिसमें विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तो वो क्या होती है, मिश्र धातुएं। क्या होती हैं वो, मिश्र धातुएं होती हैं। याद करिए आप लोग, जैसे अपन बोलते थे आपके पास में क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, पीतल। पीतल किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कांसा जो है, कांसा वो किससे मिलके बनता है, कॉपर प्लस टिन से मिलके बनता है। तो इसमें देखो आप, विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस ही है। ठीक है भाई। अब की बार हमें द्रव को ठोस में घोलना है, द्रव को ठोस में घोलना है। तो वो होते हैं धातु अमलगम। कौन होते हैं, धातु अमलगम। यानी धातु कोई भी अमलगम का मतलब पारा लेना है। जैसे मैं आपको बोल दूं सोडियम अमलगम, सोडियम Na.Hg, तो ये क्या हो गया, सोडियम अमलगम। ऐसे मैं बोल दूं जिंक अमलगम, बात सही है ना। तो इसमें क्या होता है, जो द्रव होता है वो ठोस की सतह पर क्या हो जाता है, एक तरीके से अधिशोषित हो जाता है। द्रव जो है वो ठोस की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित। क्या बन जाएगा, धातु अमलगम। ठीक है भाई। ऐसे ही गैस जो है वो ठोस के अंदर में घुले तो वो क्या है आपका, हाइड्रोजन का, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस का निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम द्वारा अधिशोषण, इस अधिशोषण को अपन क्या बोलते हैं, अधिधारण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अधिधारण। यानी आप इसको यूं समझिए कि जैसे हमारे पास कोई निकल की एक प्लेट है, थाली है, और वो थाली जो है अपने सतह के ऊपर में किसको चिपका लेती है, हाइड्रोजन गैस को चिपका लेती है। ठीक है भाई। उसको अपन बोलते हैं अधिशोषण। ठीक है भाई। तो गैस का ठोस में विलयन कौन सा है, अधिशोषण। किसका अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। किसके द्वारा, निकल भी कर सकता है, प्लैटिनम भी कर सकता है और पैलेडियम भी कर सकता है। ठीक बात है। फिर आता है द्रव विलयन। ठीक है भाई। इसमें हमें ठोस को घोला द्रव में, तो बहुत सिंपल है, अपन रोज एग्जांपल देखते हैं। अरे भाई चीनी को पानी में घोल दो, चीनी प्लस पानी है, या मैं यूं कह दूं नमक प्लस पानी है। तो ये एग्जांपल किसका है, ये ठोस को घोला है द्रव में। द्रव का द्रव ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। कौन सा है, अल्कोहल प्लस पानी है, अल्कोहल प्लस पानी है। बात सही है। तेल प्लस जल है ना, तेल प्लस जल भी क्या हो गया, द्रव, लेकिन वो समांगी नहीं है, सॉरी। तो अल्कोहल प्लस वाटर है। ठीक है भाई। ऐसे ही गैस को हमें किसमें घोलना है, द्रव के अंदर में घोलना है। गैस किसमें है, द्रव में। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, या मैं यूं आपको बोल दूं जो सोडा वाटर वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं जो द्रव में घुली हुई होती है। बात सही ना। आप देखते ना कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हो, अचानक से हिला के खोलते हो ढक्कन को, तो क्या होता है, वो द्रव भी बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि भाई गैस तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो साथ में किसको साथ में जाने की कोशिश करती है, वो द्रव को ले जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब गैस किसमें घुली हुई है, द्रव के अंदर में। अब ठोस को हमें घोलना है किसके अंदर में, गैस में। तो इसका एग्जांपल कौन सा होता है, कपूर। ठीक है ना, कपूर जो होता है ना, कपूर। ठीक है भाई। इसमें ठोस के कण होते हैं जो वायुमंडल में निलंबित हो जाते हैं, कपूर। ठीक है ना।
या मैं यूं कह दूं आपको, जो धुआं होता है, धूम्र, ठीक है ना, धुआं जो होता है इसमें जो कार्बन के कण होते हैं या जो भी प्रदूषक कण होते हैं वो वायुमंडल में क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। धूम्र है, आंधी है, ठीक है ना, यानी कि जो धूल के कण वगैरह होते हैं वो भी किसी का एग्जाम्पल है। द्रव को घोलना है गैस के अंदर में, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, नमी, ह्यूमिडिटी है भाई, ठीक है भाई। जो तूफान वगैरह आते हैं, बारिश बादल वगैरह जो होते हैं, उसमें जो द्रव की बूंदें होती हैं वो गैस में घुली भी होती हैं, उसमें निलंबित रहती हैं। और जो गैस का गैस में होता है वो क्या होता है, वायु, क्योंकि जो वायु का मिश्रण है, ठीक है भाई, वो उसमें विलय भी गैस है, विलायक भी गैस है। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के बेसिकली तो केवल 3 प्रकार के विलयन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। लेकिन आगे फिर ये 9 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, अपन 5वां चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि पृष्ठीय रसायन। उसमें अपन पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड के बारे में। तो वहां पढ़ेंगे कि कोलाइड जो होते हैं ना वो 8 प्रकार के विलयन होते हैं, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन कितने होते हैं, 8 प्रकार के, जबकि यहाँ पे विलयन कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। वहां पे कौन सा नहीं होगा, गैस का गैस में, क्योंकि गैस का गैस में जो विलयन होता है वो क्या होता है, विषमांगी हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा एक चार्ट है, इस पर कभी कभी छोटे 1 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है बोर्ड्स के अंदर में। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक बात है, चलिए।